बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही तकलीफ दे दिन है। इतना तकलीफ दे दिन है कि शायद इसके असरात बड़े दूर तक हमें नज़र आएंगे और बहुत ही ज़्यादा असरात इसके पूरे वर्ल्ड पर भी नज़र आएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको आप गौर से देखिए। ये इब्राहिम रईसी और इनके साथ जो मरने वाले इनके फॉरेन मिनिस्टर और बाकी अमला, ये असल में उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये उसके मनाजिर हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें इस सारे मामले पर, चीज़ों को आप डॉट्स कनेक्ट करते जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि इसको इतना केयरफुली डिज़ाइन किया गया है और अंदर के लोगों की मदद के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एक्टिविटी हो जाए। यानी आप ये देखें कि जिस तरह हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो बुरी तरह जला हुआ है। जितनी वहां पर बॉडीज मिली है वो सारी जलकर राख हो चुकी। यानी आप ये सोच लें आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे अहम तरीन सवाल है, जैसे ही क्रैश हुआ है, जैसे ही खबर आई है, उसी वक्त इजराइल के चैनल पर यह खबर कैसे चलना शुरू हो गई है, जबकि तकरीबन आप समझ लें 16 घंटे के बाद जाकर दुनिया को यह बताया गया है कि जी असल में ईरान के प्रेसिडेंट और ये बाकी सारे मारे गए। ऑलमोस्ट पता सबको था, हकीकत टीवी भी आपको ऑलरेडी बता चुका था। लेकिन ये कैसी खबर है कि जैसे ही वहां पर खबर आती है कि जो उनका मिसिंग हो गया है और उसके बाद गालिबन एक हार्ड लैंडिंग हुई है। आपको पता है ईरान ने सबसे पहले खबर क्या ब्रेक की थी? ईरान जिसके मुल्क में सारा कुछ हुआ है, आजरबैजान से उड़ता है और बिल्कुल बॉर्डर जो बिल्कुल साथ लगता है दोनों साइड पर, वहां पर है। यानी दोनों के लोग किस तरह शामिल थे आगे चल के गुफ्तगू करते हैं। मामला ये हुआ है कि जैसे ही खबर आई है कि ईरान ने खबर ये ब्रेक की कि हार्ड लैंडिंग हो गई है और उसके बाद उन्होंने यहां तक खबर ब्रेक की कि प्रेसिडेंट वहां से उनसे राब्ता भी हो गया है और वो अब गाड़ियों में बैठ कर जाएंगे। अब ये जब खबर आई है ये ईरान की जानिब से, उसी वक्त इजराइल की खबर ब्रेक हुई है वो मारे गए हैं। दुनिया में जब अमेरिका से लेकर तमाम जगहों पर यह बात हो रही थी कि नहीं अभी वो बच गए हैं या हादसे का शिकार बाल बाल इस तरह, तो आप बताएंगे इजराइल को कैसे पता था कि इमीडिएटली मिसिंग की खबर जब आ रही हो दुनिया को कि वो राब्ता नहीं हो पा रहा, तो इन्होंने खबर ब्रेक कर दी कि वो मारे गए। अब ये खबर होती है, उसके फौरी बाद नेतन्याहू एक बयान दे देता है और उनकी जानिब से यानी एक बयान आ जाता है गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल जराए का लगाकर उनके मीडिया कि जी वो इसके पीछे इस्राइल का हाथ नहीं है। आपको पता है कि जब रूस में हमला हुआ था दाइश का, इमीडिएटली सबसे पहले क्या खबर आई थी? खबर ये आई थी कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। और खबर किसने दी थी? अमेरिका ने ऐलान किया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके पीछे नहीं है वो। क्यों? आपको किसने कहा कि वो इसके पीछे नहीं है? जब भी कोई मामला होता है उसकी दो तरह से तहकीकात होती है, इनिशियल तहकीकात होती है और फिर आगे चलकर, यानी जो पहली तहकीकात होती है इब्तदाई, और फिर आगे चलकर पूरी तहकीकात। पूरी में तो बहुत फेजेस होते हैं, बहुत टाइम लगता है। उसी वक्त जब ये मामला हुआ तो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, बाद में पता ये चला कि यूक्रेन से सारा मामला हुआ है। अमरीकी वहां पर थे, इजरायली थे, यूरोप था, सब ने मिलकर ये काम किया। अब यही हाल जरा समझे, सबसे बड़ा गद्दार जानते हैं कौन है? मुसलमानों में हमेशा से ये चीज रही है, इनको गद्दारियों ने ले डूबा है। सबसे बड़ा गद्दार वो था कि जिसने इसको पूरी तरह डिजाइन किया। अब जरा समझिए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये ईरान के पास 30 साल पुराना था। यानी आप ये सोच लें कि इतना पुराना था कि ये किसी सूरत इस काबिल नहीं था कि ये इतने हाई प्रोफाइल बंदे को ले जा सके। यानी आप ये सोच लें कि ये जस्ट सर्टिफाइड था VFR, जिसको कहते हैं विजुअल ओनली फ्लाइट। यानी आपको सिर्फ ये दिखा सकता है 6 लोगों की कैपेसिटी थी ले जाने की। इसके जो स्पेयर पार्ट्स थे, यानी अगर हेलीकॉप्टर में कोई मसला हो जाए, खराबी कुछ हो जाए, इसके जो स्पेयर पार्ट्स थे इन पर लगी हुई थी पाबंदियां। क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई है, तो ना आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, ना इसके पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये पूरी तरह रिटायर्ड हो चुका है, यानी पूरी तरह इस्तेमाल के काबिल नहीं था। आप उसको लेकर जाते हैं एक ऐसे मिशन के लिए जब पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा लीडर इकट्ठा होता है। यानी आप ये देखें, जिसने इजराइल की तारीख में कभी इतना बड़ा हमला उस पर नहीं हुआ जो इब्राहिम रईसी ने किया। यहां लोग कहते हैं जी नहीं, इब्राहिम रईसी वो चले गए हैं, वो उनकी पॉलिसीज चलती रहेंगी।
पॉलिसीज चलती रहती हैं। किसी मुल्क में किसी वजीर आजम को हटा दे अदम एतमाद के जरिए साजिश करके, उस मुल्क का क्या हाल होता है। किसी प्रेसिडेंट को आप फारिग कर दें, किसी को कर दे, किसी चांसलर को निकाल दे, उस मुल्क का क्या हाल होता है आप देख ले जाकर। असल मसला ये है कि ईरान के पास इस वक्त बैकअप में कोई बंदा नहीं है इब्राहिम रईसी जैसा। आप जो मर्जी कह ले, पॉलिसीज चलती हैं। उनको ये पैगाम चला गया है कि देखो हम तुम्हारे अंदर तक घुसे हुए हैं, हम अगर एक बंदा मार सकते हैं जो तुम्हारे अंदर। सोचें जिस बंदे ने ये असल में सारे का सारा जो सिस्टम था, आप इसको समझ लीजिए, ये डिजाइन किया गया था कि इनको यहां पर मारना इस तरह। इसके बगैर ये मामला हो नहीं सकता था। यानी आप ये सोच लेना कि जो पायलट है, जो फ्लाइट प्लानर्स है, जो अटेंडेंट है, इन सब ने मिलकर पूरी तरह डिजाइन किया, जिसमें ना तो लेटेस्ट एवियोनिक्स थे, ना कोई और मसला था। ये फ्लाइट प्लानर से लेकर पायलट से लेकर तमाम जो प्रेसिडेंशियल स्क्वाड था, उसका जो यानी सदर का सारा स्क्वाड था, वो मिला हुआ था इसमें। आप जब तक मिले नहीं होते, आप तब तक ये काम करते नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इतना बड़ा काम कर जाए। इब्राहिम रईसी की टक्कर का बंदा नहीं है इनके पास। ये अगला प्रेसिडेंट भी बनने जा रहा था दोबारा, यानी इतनी कैपेसिटी थी। और आप सोच ले, अमीर अब्दुल्ला वो बंदा है कि जो फ्यूचर का प्रेसिडेंट था ईरान का, वो इतना तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर था, इतना तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर, कोई इसके आसपास भी खड़ा नहीं हो सकता था। ये 2-4 ही दुनिया के अंदर है। जयशंकर है, ये बंदा है, या फिर अगर आप देख लें तो रूस का फॉरेन मिनिस्टर है एंटनी ब्लिंकन। इनसे ज्यादा तगड़े लोग कोई नहीं है। या आप चाइना का कह लें, ये 4-5 दुनिया के अंदर तगड़े लोग थे जिनमें ये बंदा शामिल होता था। अब आप सोचें कि इस वक्त सबसे पहले 2 चीजें समझिए। ये डैम का इफ्तिताह करने के लिए क्या ईरान के प्रेसिडेंट वहां पर गए हैं? ईरान के प्रेसिडेंट का काम क्या था कि खाली डैम, वहां तो कोई अपना वो नुमाइंदा भेज देते। असल मसला ये है कि अजरबैजान के बारे में खबर ये आई कि भाई वो इस सारी जंग के अंदर पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं इजराइल का। तो उन्होंने वहां पर जाकर उनको समझाया और सारा कुछ किया कि आप ये काम ना करें। अब सवाल ये है, किसने फोर्स किया था उनको कि आप ये दौरा करें, और किसने फोर्स किया था कि आप इस मौसम में उड़ाकर लेकर जाएं? अब सबसे बड़ी बात यह, ब्लैक बॉक्स कहां पर है, जहां आपको असल कहानी पता चलनी है कि उनकी चीखें, आखिरी लम्हात क्या थे, वो चीखते रहे। और सबसे बड़ा मामला यह है कि उनका सैटेलाइट फोन कहां पर है। ये ब्लैक बॉक्स किधर है, सैटेलाइट फोन कहां पर है। और पुतिन ने यह बात कह दी है कि हमारी टीम आएगी, हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, मैं अपने एक्सपर्ट भेजूंगा। अब ईरान की जानिब से सिर्फ हाँ का इंतजार है। अगर तो याद रखिएगा, ईरान ने मिट्टी पाव वाला काम डाला तो समझ लीजिए अंदर तक के लोग शामिल हैं, चाहे वो अजरबैजान से हो या ईरान के अंदर शामिल हो। आप जाकर देखें ना, कासिम सुलेमानी कैसे मर सकता है? अंदर के लोगों ने मुखबरी की थी तो मरा था ना। तो सोचे 4-5 लोगों को पता था कि कासिम सुलेमानी यहां पर जा रहा है। उन्हीं 4-5 लोगों में से खबर बाहर निकली है और अमेरिका ने काम किया है। अब जिन लोगों ने कासिम सुलेमानी तक जा सकते थे, तो क्या वो इब्राहिम रईसी तक नहीं था? जिस बंदे ने 3 साल में ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनवा दिया, इस लेवल पर ले आया, आप सोचे वो क्या कुछ नहीं कर सकता। किस लेवल पर जाकर वो बंदा काम कर रहा था। इनके पास उसकी रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं। अब वहां का जो नायब प्रेसिडेंट है वो किसी काम का नहीं है, वो टेक ओवर करने के लिए जा रहा है और उसके बाद 50 दिन में आप इलेक्शन करवाएंगे। 50 दिन में ये डिसाइड होने वाला। देखिए, डॉट्स कनेक्ट कीजिए। वॉशिंगटन टाइम्स खबर ब्रेक करता है कि मई के एंड तक ईरान एटमी ताकत बन चुका होगा। ये मई का एंड होने वाला है। उस वक्त उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को ही फारिग कर दिया, उसी को ही उड़ा दिया। नजर आ रहा है जिस तरह उसका मलबा यानी तबाह हुआ है। आप गौर करें कैसा केयरफुली डिजाइन है कि साफ नजर आ रहा है या कोई मिसाइल लगा है या कोई चीज हुई है या क्या मामला हुआ है। एंड देन उसके बाद मौसम खराब है, फिर बारिश हो जाती है और वो सारा जलना फलाना सब कुछ, यानी आप सोच भी नहीं सकते। वो एविडेंस, बहुत सारी चीजें साथ ही मिटती जा रही। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि वो जो 3 हेलीकॉप्टर अजरबैजान से उड़े थे, उनका आपस में ताल्लुक क्या था? क्या उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था? तो सबसे अहम तरीन बात यह है। फिर उस सारी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ अगर खराब हुआ है तो सदर का ही हेलीकॉप्टर कैसे खराब हुआ है? मौसम खराब था तो क्या ये सारी चीजें जो फेस कर रहे थे वो बाकी हेलीकॉप्टर्स नहीं कर रहे थे? उनका जो स्क्वाड्रन था, जो साथ उनकी चीजें थी, यानी वापसी के लिए जो रास्ते और तमाम चीजें, क्या वो अलग जा रहे थे? ये अलग जा रहे थे? इतना मौसम खराब था तो आपने फिर क्यों फैसला किया कि ठीक है हमें जाना चाहिए? आप वेट कर लेते। यानी आप ये सोचें कि आप किसी और साइड से भी जा सकते थे, आपको पता था। सो इस सारे मामले पर रूस ने कहा है कि ठीक है हम आपसे तैयार हैं,
आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन असल मसला तो ये है कि करने कौन देगा ये। अगर इस सारे मामले में ब्लैक बॉक्स में जिसमें इब्राहिम रईसी की आखिरी चीखें हैं या इन सब की, वो वहां से बता देंगी। देखिए, दो चीजें समझे, ये मामला ऐसे दो तरह से हो सकता है। जो सैटेलाइट फोन होता है या उनके पेट के अंदर जो ट्रैकर लगा है, जो गालिबन ये चीजें होती हैं, तो आप ये बताइए वो सैटेलाइट फोन किधर है। सैटेलाइट फोन से आप राब्ता करें और आप बताएं कि जी ये मामला हो गया, फलाना हो गया। फिर आप ये बताइए कि कल रात को खबरें किसने ब्रेक की थी कि एक बंदा इनमें जो इमाम है वो बच गया है और उससे राब्ता हुआ है और वो चीख रहा है, वो कह रहा है मेरे इर्द गिर्द एम्बुलेंस है, वो बंदा कहाँ पर है, वो कैसे मर गया है। यानी कहां से ईरान को खबर फीड की जा रही थी कि आप ये खबरें चलाएं, और ये खबर किसने फीड करवाई थी कि मुझे ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो उन्होंने हार्ड लैंडिंग कर ली, वो बाहर निकल आए हैं और वो जाकर गाड़ी में बैठकर दूसरे सफर से जा रहे हैं। इतनी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग ईरान के अंदर से कैसे हो सकती है? और वहां पर तो सारा स्टेट कंट्रोल करता है मीडिया को। अब कैसे बता सकते हैं कि जी वो वहां से निकला था, फलाना हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ये सारी की सारी जो कहानियां हैं, और फिर उसके बाद आप जरा अंदाजा कर लें कि ये सारे का सारा जो स्टेरियो, आप गौर करें हो क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर पिछले चंद दिनों में। अर्दोगान को ये कहा जा रहा है, और अर्दोगान आकर कहता है जी मेरी गवर्नमेंट फारिग करने की कोशिश है। फिर उसके बाद रूस के दो इत्तेहादी हैं, एक पर हमला होता है जो एक कंट्री पर, एक को धमकी दी जा रही है। फिर उसके बाद आज ये मामला हो गया है। उधर आप देख ले चाइना के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर कुछ अरसे पहले एक आर्टिकल आया था और उनके मीडिया की जीनत बना, जिसमें उन्होंने कहा था रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन दो ममालिक में उन्होंने कहा था। एक उन्होंने कहा था रूस में और ईरान में। ईरान में तो हो गया है। अब आप बताएं कि इस सारे मामले पर ये कहना कि जी वो उनकी पॉलिसी जारी रहेंगी, वो न्यूक्लियर अपना टेस्ट करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त उनको कितना पीछे धकेल दिया गया। अब पैगाम क्या गया है, ये बात समझने वाली है। पैगाम क्या है बाकी कंट्रीज को, उनके लीडरान को, कि जिसने आगे होने की कोशिश की, हमारे हाथ इतने लंबे हैं कि हम उस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उस मुल्क की फोर्सेस, उस मुल्क के सियासतदान, उस मुल्क के पायलट्स, अंदर तक हम घुसे हुए हैं। हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी रास्ते से हटा सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये सूरत हाल पैदा हो रही है। आप सोचे जरा कि इस मामले पर, अब आप सोचे इजराइल का जो, यानी आप ये जरा देखिए ट्वीट इजराइल वॉर रूम की, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स बता दिया, ऐसा उन्होंने साइन दिया कि जिसकी इंतहा नहीं थी। अभी खबर आ रही है कि कुछ पता नहीं है, और उन्होंने पहले साइन देने शुरू कर दी कि वो मारा गया फिलहाल। कहां से आपके पास खबरें आ रही है? आपके पास का चोर की दाढ़ी में तिनका कब होता है कि आप कोई हमला और आप ऐलान करना शुरू कर दो कि जी वो हमला हमने किया ही नहीं है। भाई आप इस सारे मामले पर बताएं, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता ये चलेगा बॉडीज उनकी जल गई हैं। फिर उसके बाद ये पता चलेगा वहां पर क्रैश कैसे हुआ है, लैंडिंग उन्होंने करनी थी, मौसम खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इब्राहिम रईसी के पास जो फोन था सैटेलाइट का, असल में उन्होंने सिग्नल क्यों नहीं भेजा? उनके पास एक कैपेसिटी होती है। देखिए ये जो है दो तरह से मामला होता है। हेलीकॉप्टर जा रहा है, अगर उसको लगा पीछे से कोई मिसाइल, तो ना तो सैटेलाइट से राब्ता करने की जरूरत पेश आई, ना टाइम मिला, और ना ही कुछ और हुआ। पेट के अंदर आपके ट्रैकर लगा हुआ है, या आपके साथ जो ट्रैकर है वो भी नहीं हो पाया, और वो लोकेशन भी नहीं भेज पाते। ये तमाम सूरत हाल होती है, क्योंकि जो सदर का प्रोटोकॉल होता है उसमें तमाम चीजें शामिल होती है। और सदर कौन सा है? ये गली मोहल्ले का सदर है, और दुनिया का सबसे बड़ा उसने हमला किया है। वो दुनिया का सबसे इस वक्त तगड़ा मुल्क बन रहा है। आप सोचे ना, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी देते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देते हैं, सारे ममालिक को आप आगे बढ़े, अगर उन्होंने उसी को फारिग कर दिया। अब ये बात आप कहना कि आप देखेंगे कि कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मामला ये हुआ है कि इस सारी सूरत हाल में किसने फोर्स किया था, ये क्या हुआ, और उनका सैटेलाइट फोन कैसे? देखिए, या तो जब हेलीकॉप्टर खराब होता है तो आपको पता चल जाता है कि ये लैंडिंग करनी पड़ेगी, हालात खराब है, मौसम खराब है, ये ना हो कि हम पहाड़ से कहीं हिट कर जाएं या कुछ हो जाए। देन आप ये काम करते हो, उसी वक्त आप एक फोन कर देते। सैटेलाइट फोन तो चलता रहता है, उसे आप फोन पर बताते हैं मामला हुआ है, सारी चीजें, वो उसकी रिकॉर्डिंग का है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कोई चीज हिट की है, उसको मिसाइल या कोई चीज हिट की है, जिससे वो अल्टीमेटली तमाम चीजें डिसेबल हो गई थी। मौका ही नहीं मिल पाया किसी को। वरना आप जब लैंडिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ये हो सकता है, आपके पास पैराशूट की कैपेसिटी भी होती है, आप निकल सकते हैं, तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब सारी सूरत हाल में एक सदर था, गली मोहल्ले का कोई लड़का था,
ये गली मोहल्ले के कोई लल्लू मंजू थे कि आपको पता नहीं चल पाया? आप तहकीकात नहीं होते हुए देखेंगे। अगर आप रूस को कहेंगे दिन ये मामला होगा, अंदर के लोग शामिल है। ईरान में आप बताइए, ईरान को जितने लोग ईरान में मरे हैं पिछले 20-30 सालों में, यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनका कुछ साइंटिस्ट मर रहा है। जब भी वो एटमी प्रोग्राम के करीब जाते हैं, आप गौर करें, जब भी वो एटमी प्रोग्राम के करीब जाते हैं उनका कोई ना कोई बंदा मरना शुरू हो जाता है। कभी साइंटिस्ट मर रहे हैं, कभी कासिम सुलेमानी मर रहा है, कभी प्रेसिडेंट क्रैश हो रहा है, कभी फलाना, कभी को। आप उठाकर तो देखे जितने साइंटिस्ट इनके मरे दुनिया में किसी के मरे, जितनी पाबंदियां इन पर लगी है दुनिया में किसी पर लगी है। तो असल कहानी ये होती है कि जब तक अंदर के गद्दार शामिल नहीं होते ये काम हो नहीं सकता। जो मर्जी आप कह लें, जो मर्जी आप कह लें, जब तक अंदर से ये मदद नहीं मिलती, अंदर के लोग बिके हुए नहीं होते। अब सोचें कि वो सारे 57 इस्लामिक ममालिक, ये जो गुफ्तगू हो रही है, ओके जी, वो हम असल में एक काम करते हैं कि हम एक कॉमन करेंसी लेकर आते हैं। वो जी खालदा जिया ने कहा, को फलाना कह रहा है। आप बताएं, उन्होंने सारे लीडरों को पैगाम दे दिया कि किसी ने तड़बेड़ करने की कोशिश की तो हम उसका जो हशर करेंगे वो इससे बुरा होगा। ये याद रहे, उड़ा वो ठीक है अजरबैजान से था। अजरबैजान इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, हथियार मिलते हैं, रेडार से लेकर तमाम चीजें उनके पास है। मौसम की खराबी, गलत हेलीकॉप्टर ले जाना, गलत टाइमिंग पर लेकर जाना, और उसके बाद ये सारा मामला मिट्टी डालो, ब्लैक बॉक्स का पता नहीं है। ईरान भी असल में उनको ये लग रहा है कि अगर हमने काम किया तो कि बहुत बड़ी बदनामी है। भाई आप जब तक ज़िया-उल हक की सूरत हाल देख लें, क्या हुआ है। ज़िया-उल हक का मामला जब हुआ था, तैयारा क्रैश हुआ है, कितने लोग मारे गए? क्या अमेरिका और इजराइल ने बाहर से आकर मारा था? अंदर की सिक्योरिटी लैब थी। उसके बाद बेनजीर का वाकया। जब तक आप तहकीकात नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा? अब ये सूरत हाल है कि ये इतना बड़ा वाकया हो गया है, इतना बड़ा वाकया हो गया है, और ये बात तो बच्चे बच्चे को पता थी कि कुछ ना कुछ तो लाजमी होना था, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला फलाना। अब ईरान अपनी यानी उसको पैगाम दे दिया है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारे हाथ कहाँ तक है। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और इंतहाई तकलीफ और दुख भरा वाकया था। बस दिल जो है वो बड़ा उदास है कि कोई एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही थी, यानी उम्मत मुस्लिमा में ईरान ऑन बोर्ड था, रूस था, चाइना था, और देखिए करते करते कितना बैकफुट पर मामला चला गया है। और कितनी तकलीफदेह बात है कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल बंदा जिसको मारने के लिए सारी दुनिया इस वक्त तैयार है, उसको आप एक 3rd क्लास हेलीकॉप्टर पर लेकर जाते, वो भी अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर जिसके पार्ट्स भी नहीं मिलते। ये कितना अनफॉर्चुनेट वाकया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।